हेलो एवरीवन। सो गाइज, आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नया चैप्टर है, न्यू चैप्टर है मैथमेटिक्स का। ओके, आपके मैथ्स 2 का असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग। क्या है असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग? सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे कि ये असाइनमेंट का मतलब क्या होता है। आप लोगों को पता है असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? ओके, पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि असाइनमेंट का मतलब क्या है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम देखेंगे, फिर सीक्वेंसिंग देखते हैं। तो गाइस, असाइनमेंट का एक सिंपल सा मीनिंग यही है कि जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को बताता हूँ कि असाइनमेंट का मीनिंग क्या है। आप लोग कॉलेजेस में हो, राइट? तो आप लोगों को आपके टीचर्स पता है कोई असाइनमेंट देते हैं। क्या देते हैं? असाइनमेंट। मतलब असाइनमेंट मतलब क्या? कोई वर्क। ओके, अब ये वर्क जो आपको दिया जाता है, तो आपको एक 10 टॉपिक दिए हुए हैं, 10 में से बोले हैं कि आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगता है आप वो चूज़ करके उसके ऊपर बनाइए। ओके, असाइनमेंट दीजिए। तो आप बताइए आप कौन सा टॉपिक चूज़ करते हो? सबसे इम्पोर्टेंट बताइए कौन सा टॉपिक आप चूज़ करोगे, बोलिए। तो गाइस, आप मेरे ख्याल से तो चूज़ वही करोगे जो सबसे इजी होगा आपके लिए और कम टाइम में होगा और आपको उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होगा, वही टॉपिक आप चूज़ करोगे। मतलब आप अपने फ़ायदे के बारे में सोचोगे। तो सेम सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ, कंपनी भी ऐसे करती है। तो असाइनमेंट के लिए मतलब क्या? एक ऐसा वर्क जहाँ पे कंपनी क्या करती है कि ये उस बंदे को देती है काम जो बंदा मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सके। समझ में आया क्या बोला? जैसे कि टीचर आपको दिया, कैसे कि 10 टॉपिक दिया और 10 टॉपिक में से बोला कि आपको किसी भी एक टॉपिक पे करना है। तो आपने क्या किया? कौन सा टॉपिक चूज़ किया जो आपके लिए सबसे ईजी था और वही टॉपिक में आप एकदम एक्सपर्ट हो और आपने वही टॉपिक को चूज़ किया और फटाफट आपने करके दे दिया। तो सेम कंपनी भी ऐसे ही करती है। ओके, वो असाइनमेंट देती है किसको? वर्कर लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, कि भैया देख ये मशीन है, ये मशीन पे तू बैठेगा और ये काम तू ये मशीन पे अच्छे से करेगा। समझ में आया? तो वो बंदा वही मशीन पे बैठेगा और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करके देगा। अगर सपोज मैंने उस मशीन पे से उसको अगले दिन किसी और मशीन पे बैठा दिया, बताइए वो अच्छे से काम कर पाएगा क्या? नहीं, कि उसका इस मशीन के ऊपर हाथ अच्छे से बैठ गया है। समझ में आया? तो वही चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ओके, कुछ कौन सा? असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग, जो एक्सरसाइज 7.1 है गाइस, वो आप लोगों को 4 मार्क्स का है और एक्सरसाइज 7.2 है, आई थिंक सो, वो 3 मार्क्स का। टोटल अगर मैं इस चैप्टर का वेटेज की बात करूँ गाइस, तो ये चैप्टर जो है आप लोगों को 7 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के? 7 विथ ऑप्शन अगर हो सकते 8 to 10 या फिर 10 मार्क्स के होंगे। बहुत सिंपल है, खाली 2 एक्सरसाइज है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज, ज़्यादा नहीं है। आपको बताऊँगा क्या करना है। समझ में आया? तो पहले इसका पूरा इंट्रोडक्शन देख लेते क्या होता है क्या है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन लेके जाऊंगा। कितने टाइप के क्वेश्चन है सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए, सबसे फर्स्ट मैं कभी भी स्टार्ट करता हूँ चैप्टर तो पहले आपको उस चैप्टर के बारे में बताता हूँ कि क्या है उस चैप्टर का मीनिंग, क्या है, किस लिए वो, इस क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए उस चैप्टर का, राइट? तो देखिए क्या बोल रहा है। सबसे फर्स्ट, Introduction to assignment problem. Okay, introduction. We often come across situation in which we have to assign n jobs to n worker. Okay, हम लोग ने पता है हम लोग क्या कर रहे हैं? असाइन कर रहे हैं, किसी को काम दे रहे हैं। मतलब बहुत सारे वर्क हैं और बहुत सारे वर्कर को दिया जा रहा है। n वर्कर्स है ना? ओके, ऑल एन वर्कर्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल जॉब। जितने भी वर्कर हैं वो कैपेबल है सारे जॉब को करने के लिए। जिसको जो काम दिया वो वही काम करेगा। ऐसा नहीं किसी को मैंने ये काम दिया तो वो दूसरा कोई काम कर रहा है। बिकॉज अगर वो दूसरा काम करेगा तो क्या सब ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरे काम में उतना एक्सपर्ट नहीं है। अब वो दूसरे काम को कर रहा है तो उसमें उसका टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, राइट? टाइम ज़्यादा लगा रहा है तो आउटपुट निकल के आ रहा है क्या? नहीं। एफिशिएंसी बन रही है? नहीं गाइस। तो इससे कंपनी को नुकसान होगा। ये बात समझ में आ गया? ओके, बट विथ वेरिंग कॉस्ट। ऑब्वियसली सी बात है गाइस, सबके काम अलग अलग है तो सबकी कॉस्ट भी तो अलग अलग होगी ना, राइट? सबके काम अलग अलग है। अगर मुझे बताओ, अगर कंपनी के अंदर मैनेजर भी होता है, कंपनी के अंदर एम्प्लॉय भी होता है, मैनेजर का काम अलग होता है, एम्प्लॉय का काम अलग होता है, बताइए दोनों की कॉस्ट अलग अलग है कि नहीं, राइट? दोनों को आप सैलरी सेम देते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, दोनों को सैलरी आप सेम नहीं दोगे। तो दोनों की सैलरी, दोनों का वर्क काम अलग अलग है। अगर सपोज मैंने एम्प्लॉय से मैनेजर का काम करा और मैनेजर से एम्प्लॉय का काम कर रहा हूँ, काम फटाफट होगा क्या? नहीं हो पाएगा गाइस। समझ में आया? ये बात समझा? Hence our task
is to find the best possible assignment that gives maximum efficiency and minimum cost। देखा मैंने वही बताया। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा टास्क क्या रहता है, हम लोग वो टास्क फाइंड आउट करते हैं जिससे बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है जो हम लोग ने काम दिया है। ओके, मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए और मिनिमम कॉस्ट लगनी चाहिए अपनी। समझ में आया? मतलब कि वो काम उस बंदे को दो जो एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम एफिशिएंसी 100% एफिशिएंसी के साथ काम करे और उसके पीछे की कॉस्ट उसको हम लोग को कम देना पड़े। ये बात समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखिए, असाइनिंग एक्टिविटी टू स्टूडेंट्स सब्जेक्ट टू टीचर्स। ओके, हम लोग कोई एक्टिविटीज़ करने देते हैं स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट एक्सपर्ट रहता है उस फील्ड में तो हम लोग उसको ही दे देते भैया ये एक्टिविटीज़ तू करेगा तो बिकॉज तू इसमें एक्सपर्ट है। सेम सब्जेक्ट टू टीचर्स, अगर कोई टीचर मैथ्स का है जो मैथ्स एकदम अच्छे से पढ़ाता है, हम उसको मैथ्स देते बिकॉज वो टाइम में मतलब कि कम टाइम में पूरा मैथ्स कंप्लीट करवा दे। सब समझा? नेक्स्ट, डिफरेंट रूट्स ऑफ पिज्ज़ा डिलीवरी बॉयज़, राइट, सेल्समैन टू डिफरेंट रीजन्स, सब ये सब उसी में आ रहे। जॉब्स टू मशीन्स, प्रोडक्ट्स टू फैक्ट्रीज, रिसर्च प्रॉब्लम टू टीम्स, व्हीकल्स एंड ड्राइवर्स टू डिफरेंट रूट्स एक्सेट्रा, ये सब उसी का है। एग्जाम्पल मैंने 2-3 दिए हैं, आपको समझ जाना। अ प्रॉब्लम ऑफ दिस नेचर इज कॉल्ड एज असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, इस नेचर के जो प्रॉब्लम है इसको हम क्या बोलते हैं? असाइनमेंट प्रॉब्लम बोलते हैं। तो गाइस आई होप यहाँ तक आप लोगों को पूरा का पूरा समझा है। ओके, अब मैं नेक्स्ट डेफिनेशन की बात कर देता हूँ। देखिए क्या बता रहा है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इंट्रो नहीं पढ़ाऊँगा, खाली जितना है आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना आपके लिए करा दूंगा, डोंट वरी। डेफिनेशंस ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एक स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है विच डील्स, किसमें डील करता है? विद द अलोकेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज टू वेरियस एक्टिविटी ऑन 1-to-1 बेसिस। बात समझ में आ गया? अलोकेट कर देता है वेरियस रिसोर्सेज को टू वेरियस एक्टिविटी में 1-to-1, भाई सबको बांट दीजिए काम, जो जिसमें एक्सपर्ट है उसको वो काम दे दीजिए ताकि वो टाइम से पहले काम कर दे या फिर टाइम पे कर दे बट टाइम के बाद ना जाए। ओके, इट इज़ डन इन सच वे दैट द टोटल कॉस्ट और टोटल टाइम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज़ मिनिमम। मैंने बोला ना, कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी अगर आपने वो काम किसी अच्छे को दिया है बंदे को कि वो फटाफट काम करके दे रहा है आपको, और आपका टाइम की भी बचत होगी बिकॉज वो टाइम से पहले काम करके देगा। वही लिखा है मिनिमम, और द टोटल प्रॉफिट, अगर आपका प्रॉफिट क्या होगा भैया? मैक्सिमाइज हो जाएगा। अगर आपको कोई बंदा टाइम से पहले काम करके दे रहा है तो आपके टाइम की बचत हो रही है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बचत हो रहा है ना मेरा बच्चा, राइट। आपके काम जो 8 घंटे में होना है वो 6 घंटे में हो जा रहे हैं, तो मतलब कि 2 घंटे में वो एक्स्ट्रा आउटपुट भी तो करके दे सकता है ना, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके देगा आपको। तो 2 घंटे के अंदर आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिला तो 2 घंटे का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कंपनी को मिलेगा। बात समझ में आया? ओके, चलिए अब उसके लिए देखिए गाइस, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। किसी को काम करने के लिए, अब मुझे एक बात बताना, किसी एम्प्लॉय को अगर मैं काम करने के लिए दे रहा हूँ, राइट, तो उसके ऊपर कंडीशन भी लगाना बहुत ज़रूरी है। अब ये कंडीशन होता क्या है? ओके, सपोज़ मैंने किसी वर्कर को बोला भैया ये काम करना है, राइट। अब वर्कर जो है वो अपनी मनमानी से काम कर रहा है भैया, वो 1 दिन का काम 4 दिन में कर रहा है, मतलब मैंने उसके ऊपर कोई कंडीशन और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। तो गाइस ये गलत है। तो मेरे को उस आदमी के ऊपर, उस वर्कर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, कंडीशन लगाना पड़ेगा कि भैया देख ये काम सब लोग 1 दिन के अंदर करते हैं तो तुझे भी 1 ही दिन में करना है। मतलब मैंने कंडीशन दे दिया भैया ये काम 8 घंटे का तो 8 घंटे के अंदर ही होना चाहिए, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो मैंने कंडीशन लगा दिया, और ये काम तू ही करेगा भैया, दूसरा कोई नहीं करेगा काम। मैंने कंडीशन लगा दिया भैया, नहीं तो कोई दूसरा आके करेगा, कब करेगा पता नहीं भैया। ये बात समझ में आ गया? तो देखिए क्या है कंडीशन। नंबर ऑफ जॉब इज इक्वल टू नंबर ऑफ मशीन और वर्कर। जितने जॉब हैं उतने वर्कर होने चाहिए, उतनी मशीन होनी चाहिए। समझ में आया मैंने क्या बोला? ओके, अब वर्कर 5 है और मशीन 6 है, मतलब एक मशीन ऐसी खाली रहेगी, तो नहीं भैया ऐसे नहीं चलेगा। समझ में आया? आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। समझ में आया? ईच वर्कर और मशीन इज़ असाइन टू ओनली 1 जॉब। ओके, हर वर्कर को एक मशीन दे दो, उसी पे वो काम करता रहे, और एक ही जॉब दो भैया। ओके, ईच वर्कर और मशीन इज़ इंडिपेंडेंटली कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी जॉब। सिंपल। आगे, ऑब्जेक्टिव
ऑफ द असाइनमेंट इज़ क्लियरली स्पेसिफाइड। आपको ऑब्जेक्टिव आपके असाइनमेंट का क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए, आपका कॉस्ट मिनिमाइज होनी चाहिए और मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। तो सबसे पहला स्टेप यही है गाइस, मैं हमेशा बताता हूँ सबसे पहला स्टेप आपको क्वेश्चन देख के पता लगाना है कि सम मैक्सिमाइज का है या मिनिमाइज का है। आप बताइए, एज अ कंपनी, आप किसी कंपनी के ओनर हो तो आपकी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? अगर मैं कॉस्ट के थ्रू जाता हूँ तो कॉस्ट मेरा ज़्यादा लगना चाहिए या फिर कॉस्ट मेरी कम लगनी चाहिए? तो कॉस्ट मेरी कम लगनी चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ मिनिमाइज द कॉस्ट। ओके, अगर मैं टाइम के थ्रू जा रहा हूँ, अगर मैं टाइम, किसी काम को टाइम के थ्रू देख रहा हूँ, तो टाइम मेरा ज़्यादा लगना चाहिए या फिर टाइम मेरा कम लगना चाहिए? तो टाइम की भी बात आएगी तो मिनिमम। समझ में आया मैंने क्या बोला? मिनिमम। टाइम की भी बात आएगी तो क्या होगा? मिनिमम। समझा? ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखिए क्या बोल रहा है। ओके, और अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ, प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कैसा होना चाहिए गाइस? मैक्सिमाइज होना चाहिए। प्रॉफिट के मामले में हमारा, अगर मैं प्रॉफिट के थ्रू देखता हूँ तो प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमाइज। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा ना। अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो सेल्स भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमाइज। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू क्या होना चाहिए? मैक्सिमाइज। बात समझ में आ गया? तो गाइस ये था जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन का पार्ट था, जो आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा इसके क्या क्या है कि कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, ओके, वो सब के बारे में डिस्कशन करता हूँ। ओके, देखिए सबसे फर्स्ट स्टार्ट कैसे करना है। अगर कंस्ट्रक्ट द कॉस्ट मैट्रिक्स इफ़ नॉट गिवन, अगर मैट्रिक्स नहीं दिया है तो आपको पहले कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। समझ में? तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो मेरे ख्याल से मैं आपको बताऊं तो आप लोगों को फर्स्ट स्टेप ये देखना है क्या सम मिनिमाइज़ का है या सम मैक्सिमाइज़ का है, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको ये पता लगाना है क्या सम मैक्सिमाइज़ का है या फिर सम मिनिमाइज़ का है। दूसरी चीज़, जितने नंबर ऑफ रो हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम है क्या, ये देखना है। पहला क्या बोला? मिनिमाइज़ या फिर मैक्सिमाइज़ का सम चेक करना है। दूसरा क्या? जितने नंबर ऑफ रो हैं क्या उतने ही नंबर ऑफ कॉलम है क्या? ओके, अगर नहीं है, अगर रो कम है तो आपको एक एक्स्ट्रा रो बनाना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे डमी रो। अगर कॉलम नहीं कम पड़ रहा है तो हम लोग को एक डमी कॉलम बनाना पड़ेगा। ओके, बात समझ में आ गया? उस पूरे कॉलम को 0 0 0 0 0 एज्यूम करके लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? दो चीज़ें। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे रे भाई? सम कौन सा, मैक्सिमाइज़ का या मिनिमाइज़ का? बात समझ में आ गया? ओके, उसके बाद क्या चेक करोगे आप? क्या जितने नंबर ऑफ रो है उतने नंबर ऑफ कॉलम है क्या? ओके, ओके है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो जो भी नहीं है उसको एक्स्ट्रा बनाना है, उसको एज्यूम करना है 0 0 0। ओके, डमी रो, अगर रो नहीं है तो डमी रो बनाना है, अगर कॉलम नहीं है तो डमी कॉलम बनाना है, 0 0 0 0 एज्यूम करके लिखना है। बात समझ में आएगा? उसके बाद सम मिनिमाइज़ का, किसका? मिनिमाइज मैक्सिमाइज। तो देखिए ये लोग ने कैसा लिखा, पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या बोला? रो रिडक्शन करना है, फिर कॉलम रिडक्शन करना है, फिर आपको ड्रॉ करना मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन या फिर वर्टिकल लाइन जो कवर करे ऑल जीरो को। उसके बाद अगर इस नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। अगर है तो आपको यहाँ पे आंसर चालू हो जाएगा मिलना, तो कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं है तो चूज़ द लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट। आपको अगर नहीं है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट होंगे ना उसको सिलेक्ट करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है दिस फ्रॉम द अनकवर्ड एलिमेंट एंड एडेड इट टू द एलिमेंट एट इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। बोल रहा है कि उसको सब्ट्रैक्ट करना है जितने भी अनकवर्ड नंबर है उसमें से, और जहाँ पे इंटरसेक्ट होता होगा, मीन्स कैसा, ऐसी दो लाइनें गई होगी जहाँ पे ये टच हो रहा है, ऐसा ये दिख रहा है इंटरसेक्ट, वहाँ पे उस नंबर को ऐड करना है। बात समझ में आया? उसके बाद आपको सॉल्यूशन, सिंपल क्वेश्चन है, एक दो सम करेंगे ना गाइस सब समझ में आ जाएगा, कुछ घाई नहीं करना है अपन को। ओके, चलिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे ही मैं कर देता हूँ। देखिए आपको मैंने पहला स्टेप क्या बताया? चेक करना है क्या सम मिनिमाइज़ का है या मैक्सिमाइज़ का। क्या चेक करना है?
मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज। समझा? पहले ये चेक करना है मिनिमाइज का है या मैक्सिमाइज का। फिर उसके बाद आपको क्या चेक करना है, जितने नंबर ऑफ रो है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम है क्या, ये चेक करना है। अब उसके बाद स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट, अगर सब मिनिमाइज का है तो आपको रो रिडक्शन, ओके। दूसरा है स्टेप कॉलम रिडक्शन। थर्ड नंबर है कवर ऑल ज़ीरो। ऑलमोस्ट 3 स्टेप के अंदर आपके आंसर आ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, बट आपके टेक्स्ट बुक में एक्स्ट्रा डाल दिया गया है, ओके। आपके बोर्ड क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यहाँ तक पे आपके आंसर आने चालू हो जाएंगे, ओके। अब अगर कवर ऑल ज़ीरो हो गए, नहीं हो रहे, मतलब क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन इज़ नॉट इक्वल टू, ओके। अगर यहाँ तक हो गए हैं, यहाँ तक के स्टेप में आपके आंसर आ जाते हैं मोस्टली। अगर नहीं आते तो स्टेप नंबर 4 पे आप जाते हो, तो आपके नंबर ऑफ लाइन इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर और कबल जितने भी नंबर ऑफ जीरो हैं, ओके, वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर नहीं और इनकी लाइंस, तो गाइज आपको स्टेप नंबर 4 पे जाना पड़ेगा। किस पे जाना पड़ेगा? स्टेप नंबर 4। 1 मिनट इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ओके। आपको स्टेप नंबर 4 पे जाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है, ओके। जो अनकवर्ड रहेगा स्मॉलेस्ट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आपको चूज़ करना पड़ेगा यही वाला पॉइंट दिख रहा है ये, ओके। ये आपका 4 स्टेप बन जाएगा। फोर्थ, चूज़ द लिस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, उसको सब्ट्रैक्ट करना है दिस फ्रॉम द अनकवर्ड एलिमेंट से एंड ऐड करना है एलिमेंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइन में। तो यही मैंने यहाँ पे 4th स्टेप आपको लिखना है, ओके। आपको 4th स्टेप क्या रहेगा, चूज़ द लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट। समझा? ये 4 स्टेप, इसके बाद ऑलमोस्ट आंसर आ जाते हैं। अगर सम मैक्सिमाइज का है, किसका सम है? मैक्सिमाइज का। बस सिर्फ पहला स्टेप चेंज हो जाता है, बाकी पूरे के पूरे यही सेम आएंगे, बस एक स्टेप यहाँ पे ऐड होगा, फर्स्ट वाला एक नया, बाकी सेम डिक्टो यही स्टेप है, ओके। अगर सम मैक्सिमाइज का है तो मैक्सिमाइज में क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप वहाँ पे रहता है, आपको पूरे मैट्रिक्स में इंटायर जितना भी पूरा मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में से आपको क्या सिलेक्ट करना है, ओके, लार्जेस्ट वैल्यू, ओके। पूरे मैट्रिक्स में से लार्जेस्ट वैल्यू को आपको क्या सिलेक्ट, ओके, किस में से लार्जेस्ट वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है मैट्रिक्स में से, उसको लिखना है, लेना है, ओके। एंड उस लार्जेस्ट वैल्यू को ना पूरे मैट्रिक्स में से माइनस करना है। क्या करना है उसको, वो जो आपने लिया ना लार्जेस्ट वैल्यू, उसको क्या करना है, पूरे मैट्रिक्स में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ये पहला स्टेप। बाकी दूसरे से लेके पूरा सेम यही स्टेप है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। ये यहाँ पे दूसरा स्टेप बन जाएगा रो रिडक्शन, ये तीसरा हो जाएगा कॉलम रिडक्शन, ये चौथा और ये पांचवा। बस इतना ही करना है। 4 मार्क का क्वेश्चन है भैया, 4 मार्क का, 4 मार्क का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। समझ में आया? क्या देखना है पहले, मैं अभी भी बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, धक धक धक, ओके, हो गया। चेक करना है क्या सम मिनिमाइज़ का है या मैक्सिमाइज़ का है। सर मिनिमाइज़ का ना कैसे पता चलेगा? अरे पता चलेगा ना, बताइए ना। मिनिमाइज़ के लिए क्या क्वेश्चन में देख लो, कॉस्ट लिखा है क्या? कॉस्ट लिखा है तो मिनिमाइज़ का है, ओके। क्यों हम लोग कॉस्ट को ही मिनिमाइज़ करते हैं ना, कॉस्ट हमारा कम लगना चाहिए, तो कॉस्ट वर्ड दिखा तो सम मिनिमाइज़ का। अगर टाइम वर्ड आया है, टाइम दिया तो टाइम भी कम लगना चाहिए ना, तो ये मिनिमाइज़ का। तो मैक्सिमाइज़ में क्या आएगा सर? प्रॉफिट। क्या? प्रॉफिट। सर क्या आएगा? सेल्स। सर क्या आएगा? रेवेन्यू। समझ में आया? ये सब चीज़ें दिखेंगी, मतलब इसको बढ़ाना है ना मैक्सिमाइज़, तो ऐसे वर्ड्स दिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मैक्सिमाइज़ के सामने। वो समझ में आया? बाकी सेम समझ में आया, बस इतना ही करना है। बात समझा? इतना याद रखो, ओके। और एक चीज़ बताता हूँ, कोई सम में आपको एक चीज़ें लिखी होंगी, मैट्रिक्स दिया होगा, उस मैट्रिक्स में बीच के
वर्ड्स जो रहेंगे वो ब्लैंक रहेंगे या फिर एक ऐसे माइनस वाले साइन रहेंगे। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, वहाँ पे कौन सी वैल्यू लेनी है, एक इन्फिनिटी वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है, इन्फिनिटी वैल्यू। उसका मतलब वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। क्या है, हाईएस्ट वैल्यू। उसका वैल्यू का मतलब हमें पता नहीं क्या है, उसको हम लोग को क्या लेना है, हाईएस्ट वैल्यू एज्यूम करना और इन्फिनिटी का साइन डालना है। पता है इन्फिनिटी का साइन कैसे आता है, ऐसा वाला। ओके, ये इन्फिनिटी का साइन है, ये एज्यूम करना है उसके अंदर, बस और कुछ नहीं है। पूरा एक्सरसाइज 7.1 खत्म। अब खाली सम देखना करना है। तो ये बात समझ में आ गया, खाली ये आपको समझना है क्या स्टेप है। सम मिनिमाइज़ का है या मैक्सिमाइज़ का है ये पता लगाना है। अगर कॉस्ट और टाइम दिया है तो मिनिमाइज़ का है, प्रॉफिट सेल्स रेवेन्यू दिया तो मैक्सिमाइज़ का है। फिर मिनिमाइज़ में रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, कवर ऑल जीरो। अगर नहीं कवर होता तो आपको अनकवर्ड नंबर जो है सबसे छोटा वो लेना है, उसको सब में से अनकवर्ड वाले में से माइनस करना है और जहाँ पे इंटरसेक्शन वहाँ पे ऐड करना है, बस इतना याद रखना। ओके, अगर सम मैक्सिमाइज़ का है तो एक स्टेप बढ़ जाता है, पहला स्टेप अलग आता है, जो लार्जेस्ट वैल्यू होता है पूरे मैट्रिक्स के अंदर उसमें से माइनस करना होता है, उस लार्जेस्ट वैल्यू को लेना है, पूरे मैट्रिक्स को उससे माइनस करना है। फिर उसके बाद से रो रिडक्शन है, कॉलम रिडक्शन है जो वहाँ पे मिनिमाइज में है, थर्ड कवर ऑल जीरो और ये चूज़। बस समझ में आ गया, ऐसे करना है। तो अभी हम लोग सम स्टार्ट करने वाले हैं, फटाफट हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। ओके।